स्वागत है आपका वॉच गोगो में। और आज हम आरडीजे के डॉक्टर डूम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एमसीयू में डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी कैसे टोनी स्टार्क से जुड़ी है, स्पेसिफिकली अर्थ 616 के टोनी स्टार्क से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो पहले 2005 में डॉक्टर डूम के रोल के लिए ऑडिशन करके देख चुके हैं, फिर कुछ सालों बाद वो टोनी स्टार्क बन गए। मतलब जैसे दोनों रोल्स ही उनके मुकद्दर में थे। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूसो ब्रदर्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने आरडीजे को एक बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से एमसीयू में वापस लाने का तरीका निकाला है। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम के हाथ में जो मास्क है, वो क्लासिक डूम मास्क नहीं है। वो ज्यादा वेल्डिंग मास्क जैसा लगता है और उसका शेप मार्क वन आयरन मैन सूट से मिलता जुलता है, जो टोनी स्टार्क ने बनाया था। ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। एक थ्योरी ये भी है कि आरडीजे के टोनी स्टार्क एक्चुअली एक डूम वेरिएंट हो सकते हैं। मतलब वो असली टोनी स्टार्क नहीं, बल्कि विक्टर वॉन डूम का एक ऑल्टरनेट वर्जन हो सकते हैं, जो स्टार्क परिवार में अडॉप्ट हुए और हॉवर्ड स्टार्क के अंडर बड़े हुए, लेकिन अपने अंदर डूम की इंटेंसिटी, गॉड कॉम्प्लेक्स और कंट्रोल की चाह रखते हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन की एक टेरिफाइंग विजन थी। कैंग ने सीक्रेट टाइमलाइन मैनिपुलेट किया और रूसो ब्रदर्स ने कहा कि आरडीजे को वापस लाना एक बड़ा रीजन होगा। इस सबसे लगता है कि डॉक्टर डूम का एमसीयू में ओरिजिन कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, जहां टोनी स्टार्क और डूम के बीच एक गहरा कनेक्शन दिखाया जा सकता है। तो ये पूरा आइडिया ये कहता है कि एमसीयू में आरडीजे का टोनी स्टार्क शायद एक डूम वेरिएंट है, जिसके रूप में उन्हें एमसीयू में अपना कैरेक्टर दिखाया है, जिसे बाद में डॉक्टर डूम के रूप में दिखाया जा सकता है। सोच के देखो, याद है एवेंजर्स एंड गेम? वो शांत लेकिन बहुत ही इमोशनल मोमेंट जब टोनी अपने फादर हॉवर्ड स्टार्क से मिलते हैं। हॉवर्ड लेबर के जिक्र करते हैं और टोनी थोड़ा कंफ्यूज लगता है, जैसे वो पहली बार सुन रहा हो। उस टाइम तुम्हें ये लगा होगा कि ये थोड़ा सा बस एक ऑकवर्ड इमोशनल मोमेंट है, एक बेटा जो अपने बारे में अपने बाप से सुन रहा है, जिसे वो मुश्किल से जानता है। लेकिन क्या पता असल रीजन ये हो कि टोनी उस दिन एक्चुअली में पैदा ही नहीं हुआ था। क्या पता स्टार्क्स का एक असली बेटा था जो बचपन में गुजर गया और अपने दुख में उन्होंने किसी और को अडॉप्ट कर लिया, और वो था विक्टर वॉन डूम। अब सब सेंस बना रहा है। इसीलिए डेट्स मैच नहीं होती, इसीलिए टोनी हमेशा अपने ही फैमिली में आउटसाइडर लगता था, और शायद इसीलिए मार्वल ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सुपीरियर आयरन मैन दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो विजुअली डिफरेंट होता। हर दूसरे यूनिवर्स में टोनी स्टार्क अलग दिखता है, क्योंकि अर्थ 616 का टोनी एक्चुअली टोनी स्टार्क है ही नहीं। टोनी और डूम के ट्रेड्स भी बहुत सिमिलर हैं। अनमैच्ड इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी पे भरोसा, एक फ्रेजाइल ईगो जो स्टील के अंदर छुपा है। टोनी अपने आप को फ्यूचरिस्ट कहता है, डूम अपने आप को सेवियर। दोनों ने सूट्स बनाए ताकि दुनिया से अपने आप को शील्ड कर सके। बस फर्क ये है कि उन्होंने अपने रास्ते जो हैं वो अलग चुने थे, और मार्वल को रिडेम्पशन और करप्शन दोनों ही पसंद है। ये थ्योरी दोनों के लिए दरवाजे खोलती है। आरडीजे का वापस आना सिर्फ फैन सर्विस नहीं होगा, ये एक रेवलेशन होगा कि उसकी पूरी कहानी शुरू से ही कुछ बहुत बड़ा प्लान का हिस्सा थी। सोच के देखो, मेरी थ्योरी ये है, क्या पता फैंटास्टिक फोर फर्स्ट शिप्स के यूनिवर्स में विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम इसलिए नहीं बना कि वो जन्म से ही इविल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके आसपास कभी कोई सही लोग थे ही नहीं जो उसे एज से वापस खींच लेते। सोचो, हमारे मेन एमसीयू टाइमलाइन में टोनी स्टार्क एक जीनियस बिलियनियर फ्यूचरिस्ट था, लेकिन वो इम्पल्सिव, एरोगेंट और काफी बार विलन टेरिटरी के बहुत करीब भी जा चुका था। जितना हम एडमिट करते हैं कि उससे ज्यादा ही उसको ग्राउंडेड रखने वाली चीज उसकी मोरालिटी नहीं थी, बल्कि निक फ्यूरी, पेपर, अवेंजर्स और एक ऐसा पर्पस था जो उससे बड़ा था। लेकिन क्या होता अगर ये गाइडेंस कभी आई ही नहीं होती? चलो, टोनी के सबसे डार्क मोमेंट्स को दोबारा देखते हैं। आयरन मैन 1, जब टोनी दुनिया को अनाउंस करता है कि वो आयरन मैन है, तब निक फ्यूरी उसे रिक्रूट करता है अवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा बनाने के लिए, एक बड़ी चीज का। एज ऑफ अल्ट्रॉन, टोनी अल्ट्रॉन बनाता है। सच तो ये है कि उसने लिटरली एक ऐसा विलन क्रिएट कर दिया था जो दुनिया को ऑलमोस्ट खत्म कर देता। उसका मकसद था ह्यूमैनिटी को बचाना, लेकिन उसकी अनचेक्ड एम्बिशन की वजह से उसने ऑलमोस्ट दुनिया को खत्म ही कर दिया था। सिविल वॉर, यहाँ वो हीरो नहीं, एंटैगनिस्ट था। वो सोकोविया अकॉर्ड्स पुश करता है, स्टीव और बकी का शिकार करता है, और पूरी तरह अपने ट्रॉमा और गिल्ट से ड्रिवन हो जाता है। एंड गेम, शुरू में टोनी स्नैप को फिक्स करने का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। जब हाफ ऑफ द यूनिवर्स सफर कर रहा होता है, वो अपनी पीसफुल लाइफ में खुश है। सिर्फ एक गहरे इमोशनल शिफ्ट के बाद वो उस मिशन को ज्वाइन करता है। बस फर्क ये है, टोनी के पास लोग थे और उसे उस रास्ते पर रख रहे थे। डूम के पास शायद कभी ऐसे लोग थे ही नहीं। सच बात यह है कि टोनी स्टार्क का आर्क हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट रहा है। बस एक करत पुश मिलता और वो किसी भी दुनिया का डॉक्टर डूम जैसा खतरनाक थ्रेट बन सकता था। अब सोचो, एक ऐसा यूनिवर्स, अर्थ 828, जहां टोनी की ब्रिलियंस को दोस्ती या किसी पर्पस से रोकने वाला कोई है ही नहीं। ना स्टीव रॉजर्स, ना पेपर, ना फ्यूरी, ना ही पीटर पार्कर।
और वो लाइंस जो हर जगह लोगों का ध्यान खींच रही थी, उन पे से नजर मत हटाओ। न्यू मास्क सेम टास्क। जब आरडीजे के वापस आने के रूमर्स शुरू हुए तो उसने सबसे पहले यही बोला था, न्यू मास्क सेम टास्क। शुरू में तो ये बहुत ही कूल सा टीज लग रहा था, लेकिन याद करो 2005 में आरडीजे ने फॉक्स की ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर के लिए भी डॉक्टर डूम के रोल के लिए ऑडिशन किया था, तो उन्हें नहीं मिला। लेकिन अब सोचो कितना फुल सर्कल मोमेंट हो जाएगा अगर वो अब एक्चुअल में डॉक्टर डूम बन जाए। और मुझे याद है किसी इंटरव्यू में बोला गया था कि हम सब उनसे डॉक्टर डूम के रोल में शायद मिल ही चुके थे फैंटास्टिक फोर के प्री प्रोडक्शन फेज में। रिलायबल इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग मार्वल ने ऑलरेडी अर्ली टॉक स्टार्ट कर दी ताकि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी आरडीजे को डॉक्टर डूम के रोल में कंटिन्यू किया जा सके। सिर्फ इस बात से ही तुम समझ जाओ कि ये एक रैंडम कैमियो नहीं है, ये एक लॉन्ग गेम है, एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक मूव है। और फिर फाइगी की बात है। केविन फाइगी ने ओपनली बोला है कि टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स फ्यूचर में रिकास्ट होंगे। उसने ये नहीं बोला कब होंगे, लेकिन बोला ये है कि होना तो है ही ये सब। सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है। रूसो ब्रदर्स ने ही कहा था कि जो स्टोरी वो बना रहे हैं वो ऑडियंस की सोच को चैलेंज करेगी, सिर्फ दिल को नहीं, इमोशंस को नहीं, बल्कि माइंड्स को। अब यहाँ से कहानी और डार्क हो जाती है और काफी ज्यादा कैलकुलेटेड लगती है। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क एक्चुअली विक्टर वॉन डूम का एक वेरिएंट है, तो फिर ये सब कुछ किसी तरह से कोइंसिडेंस तो नहीं बनेगा। ना अडॉप्शन, ना टाइमिंग, ना ही टोनी का आयरन मैन बनना, ये सब प्लान का हिस्सा था, क्योंकि कोई बहुत पहले से ही अवेंजर्स के बनने से काफी पहले उसके स्ट्रिंग्स खींच रहा था। और वो कोई है ही हु रिमेन्स, यानी कैंग। लोकी में हमने सीखा था कि कैंग टाइमलाइंस पूर्ण कर रहा था, खतरों को मिटा रहा था, ऐसी रियलिटीज काट रहा था जहां कोई बहुत पावरफुल इंसान उठ के उसे चैलेंज ना कर सके। और मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस बंदा कौन है? कैंग नहीं, विक्टर वॉन डूम। विक्टर हमेशा एक कदम दूर रहा है, या तो मार्वल की हिस्ट्री का सेवियर बनने से या सबसे टेरिफाइंग गॉड बनने से। तो कैंग क्या करता है? वो इंश्योर करता है कि विक्टर कभी डूम बन ही ना पाए। वो एक ऐसी रियलिटी सेट करता है जहां विक्टर को हॉवर्ड और मारिया स्टार्क अडॉप्ट कर लेते हैं। वो टोनी स्टार्क बन के बड़ा होता है और अपनी फुल पोटेंशियल कभी डिस्कवर नहीं करता। ना लैटवीरिया, ना सॉर्सरी, ना मास्क, बस फ्लैशी टेक, थोड़ा ट्रॉमा और डिस्ट्रैक्शंस का एक समुंदर। ये है अल्टीमेट लंबा गेम। अपने सबसे बड़े थ्रेट को सबके सामने छुपा दो। लेकिन ट्विस्ट ये है, अवेंजर्स डूम्सडे में शायद हम कैंग का सबसे बड़ा डर रियलिटी को बनते हुए देखेंगे। डूम जागना शुरू हो गया है। वो वेरिएंट जिसे कैंग ने दबा दिया था, जिसने उसे एक बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट बना दिया था, वो याद करने लगा है कि वो असल में कौन है। इसी वजह से मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, इसी वजह से इनकर्जन्स बढ़ रहे हैं, इसी वजह से टाइमलाइंस रिबेल कर रही हैं, क्योंकि कैंग का छुपा हुआ राज अब उठकर सामने आ रहा है। चलो वापस चलते हैं उस हॉन्टिंग पोस्ट क्रेडिट सीन पर जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में था। डूम मास्क उतार के फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपना हाथ उसके माथे पर रखा हुआ है। ना पैनिक, ना डर, ना कोई एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि ये डूम कोई मिस्टीरियस आउटसाइडर नहीं है। ये है अर्थ 828 का डूम, वही यूनिवर्स जहां फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। और इसका उनके साथ एक पास्ट है, एक ऐसा पास्ट जो मार्वल ने जानबूझकर एक्सप्लोर नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया कि उन्होंने वो भूल गए थे एक्सप्लोर करना, बल्कि इसलिए कि वो कुछ बहुत ही बड़ा रिवील करने के लिए सेव कर रहे थे। मेरी सोच ये है, जब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से लड़ने में बिजी थे, तब डूम सिर्फ लैटवेरिया में छुप नहीं रहे थे। वो मल्टीवर्स एक्सप्लोर कर रहा था, फ्रैक्चर्स ऑब्जर्व कर रहा था, इंकर्जन्स का स्टडी कर रहा था। और इसकी जर्नी के बीच में शायद उसका सामना हुआ अर्थ 616 से, वो दुनिया जहां टोनी स्टार्क मर चुका था। अब सोचो, तुम खुद डॉक्टर डूम हो, तुम्हें अपनी ही यूनिवर्स को कोलैप्स होते हुए देखना है। तुम्हें गैलेक्टस को आते हुए देखा, टाइमलाइंस को एक दूसरे से टकराते हुए देखा, फिर तुमने एक ऐसी यूनिवर्स मिलती है जहां अवेंजर्स लीडरलेस, बिखरे हुए और डेस्परेट है। परफेक्ट मौका है स्ट्राइक करने का। लेकिन अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज को कैसे कन्विंस करोगे कि तुम भरोसे के लायक हो? तुम विक्टर वॉन डूम बन के नहीं आ सकते हो उनके सामने। तुम वो चेहरा पहनते हो जो उनको पहले से प्यारा था, जिसको वो मिस करते हैं। आरडीजे का डूम सिर्फ विलन नहीं है, वो मैनिपुलेटर है। इसीलिए उसे फ्रैंकलिन की जरूरत है, सिर्फ उसके कॉस्मिक पावर्स के लिए नहीं, बल्कि अपना चेहरा हील करवाने के लिए, उसका ट्रस्ट जीतने के लिए और अपने इल्यूजन परफेक्ट करने के लिए। वो इल्यूजन कि टोनी स्टार्क वापस आ गया है। और यहीं से सब फिर वापस शुरू होता है। मार्वल ने उस बैक स्टोरी को ऐसे ही स्किप नहीं किया जैसे बस गलती से गया हो। वो उसे सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी रिवील कर दिया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये डूम सिर्फ कोई नया विलन नहीं है जो सामने आ रहा है, ये वो भूत है जो सबने दबा दिया था। ये जिसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। वो जंग जो बंद दरवाजों के पीछे शुरू हो चुकी थी।
और अगर वो अर्थ 828 से है तो इसका मतलब सब कुछ बदल जाता है। गैलेक्टस का अटैक, पॉलिटिकल पावर प्ले, ब्लैकवीरिया की खाली कुर्सी यूएन में, सब उसके मास्टर प्लान का पार्ट था। डूम सिर्फ जिंदा नहीं बचा, उसने चुपचाप पेशेंस से इवॉल्व किया और अब वो सिर्फ एक गोल के साथ वापस आया है, पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करने के। तो आप लोगों की क्या थ्योरी है, कैसे आरडीजे वापस डॉक्टर डूम बनेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।